आज बिहार और पटना में स्थापित इस कंकड़बाग के शांतिपूर्ण भवन में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पूरे पूर्वी क्षेत्र के प्रभारी सम्मानित आदरणीय A.K. द्विवेदी जी, इसके संचालनकर्ता भाई सत्येंद्र जी, मनीष जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस देश के भावी कर्णधार, हमारे राष्ट्र के भावी नायक, हमारे बच्चों, आज मुझे ये बड़ी प्रसन्नता है कि मुझे आपके बीच आने का अवसर मिला। आदरणीय द्विवेदी जी ने मुझसे आज आने का यहाँ जो आदेश दिया तो मैं रोक नहीं पाया। ऐसे भी जो कार्यक्रम गायत्री परिवार की ओर से आयोजित किए जाते हैं और जहाँ मुझे सूचना ये देते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें निश्चित तौर पे शिरकत करूँ और मैं एक आनंद का अनुभव करता हूँ। और वो अनुभव इसलिए करता हूँ कि जो सपने संजोए थे हमने अपने जवानी में, आपकी उम्र में आपसे भी कम उम्र में रहने के बाद एक सभ्य सुशिक्षित शालीन नागरिक का भारत बने, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बने, संवेदनशील भारत बने, और उसी कार्यक्रम को अध्यात्म के द्वारा स्वर्गीय आचार्य श्री पंडित राम शर्मा जी ने जो प्रारंभ किया, वो आजादी के सेनानी रहे। उनकी श्रीमती जी ने, माता जी ने उनका सहयोग किया और आज देश में एक बड़ा नेटवर्क खड़ा हो गया है। आज जहां मनुष्य विक्राओं के कगार पर है, आज जहां हमारे ऊपर दानवी वृत्तियां अट्टहास कर रही हैं, वहीं आज इंसान को उनकी असली जिंदगी का लक्ष्य बताने के लिए अपने तरीके से एक सभ्य आदमी की तरह, सभ्य नागरिक की तरह दूसरों को जीने की कला सिखाने के लिए जो आध्यात्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से और शैक्षणिक कार्यक्रमों के माध्यम से ये संस्था देश में काम कर रहा है, इसलिए मैं इसका आदर करता हूँ, नमन करता हूँ। इनके तमाम कार्यकर्ताओं को मैं एक बार कोटि कोटि नमन करता हूँ और आचार्य पंडित श्री राम शर्मा जी के चरणों में नमन करता हूँ, जिन्होंने ये राह तैयार किया है। मेरे बच्चों, मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ आज हमारे रविवार का दिन है और क्या हर रविवार को एक कार्यक्रम चलाते हैं? अगले रविवार भी यही बच्चे आएंगे कि दूसरे बच्चे आ जाएंगे? यही लोग आ जाएंगे, नए भी आते हैं। ये सभी पढ़ने वाले बच्चे हैं सब? कहाँ पढ़ते हो सब? पटना के विभिन्न कॉलेजों में, स्कूलों में भी पढ़ते हो? रहने वाले पटना के हो कि गांव से आके यहाँ कहीं रहते? सब गांव से आके रहते। ये बड़ी खुशी है, ये बच्चे आज आपसे जुड़े हैं और जो मैं इनके चेहरों को देख रहा हूं, इनको देखने से ये पता चलता है कि भारत के उन परिवारों के बच्चे हैं ये, जो परिवार बिल्कुल मध्यम श्रेणी का परिवार है, जो परिवार बहुत खट मर कर, मेहनत कर अपने परिवार की 2 जून की रोटी चलाता है,
और अगर गांव से आने वाले लोग हैं तो मैं समझता हूं अधिकांश के परिवार खेती पर निर्भर रहने वाले लोग, कुछ एक बच्चों के परिवार उनके अभिभावक शिक्षक होंगे, कहीं किसी सरकारी दफ्तर के कर्मचारी होंगे, कहीं और कोई दूसरा व्यवसाय करते होंगे, लेकिन ये सब है मध्यम भारत के लोग, मध्यम परिवार के लोग, और ये अपने भविष्य की तलाश में उच्च शिक्षा पाकर अपना भविष्य संवारने आज शहर में आए हैं। और ये बहुत खुशी है कि आप गायत्री परिवार से जुड़े। आप तो अनुभव किया होगा यहाँ आने के बाद कुछ अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। वो अच्छा इसलिए भी लगता होगा, जहाँ अच्छों की जमात होती है वहाँ अच्छा ही सब कुछ लगता है, और जहाँ खराब की जमात हो वहाँ सब कुछ खराब। और ये जानकर भी प्रसन्नता हुई कि रोजगार मुखी प्रशिक्षण की व्यवस्था भी यहाँ से की जा रही है। सामाजिक सेवा के साथ साथ, पर्यावरण को ठीक करने के साथ साथ, संवेदनशील नौजवान बनाने के साथ साथ रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण की भी व्यवस्था यहाँ से आपको इसकी सुविधा मिल रही है। और फिर आप इनका उपयोग करते हैं श्रम एरिया में, झोपड़ी पट्टी में गरीब बच्चों के बीच ये जाते हैं। यहाँ का परिवार बिल्कुल निहायत निचले तबके का, बहुत गरीब, 2 जून की भी रोटी शायद उनको माफूल नहीं है, उनको रहने के अपने मकान नहीं है। वो रिफ्यूजी टाइप से कहीं सरकारी किसी के जमीन पर झोपड़ी लगाकर वो अपना जीवन यापन करते हैं। न उनको पीने की पानी की गारंटी है, न उनके भविष्य की कोई गारंटी है, न उनके लिए कोई पढ़ाई लिखाई की गारंटी है, न उनके लिए कोई रोजगार की गारंटी है। आप उनके बीच जाकर जो अपनी ताकत, अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा और अपने अनुभव का बंटवारा करते हो, मैं इसलिए आपको भी कोटि कोटि धन्यवाद और बधाई देता हूँ जो आप करते हैं। आज इस देश को बचाने की जरूरत है, और बचाने की जरूरत है किन से? अपनों से। कोई बाहरी दुश्मन हमारे नहीं है। मेरा ये मानना है कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को दबा सके और भारत को कुचल सके। अगर हम लूटेंगे, पीटेंगे, कुचले जाएंगे, ठगे जाएंगे, तो अपनों से, अगर अपने लोग ठीक हो जाए इस देश के, अपने लोग का मतलब होता है जिनके हाथों में सत्ता होती है, संपत्ति होती है, जो शीर्ष पर बैठे राजनेता होते हैं, जो कुर्सियों पर बैठे उच्चाधिकारी होते हैं, जो देश के बड़े व्यवसायी हैं, इनकी एक तिगड्डी है। और मुझे ये कहने में हिचक नहीं है कि तिगड्डी आपने सांप देखा है, हनकारे सांप, किसी को एक मुंह होता है, एक जुमा होती है। लेकिन दुर्भाग्य से इस देश में 3 मुंह वाला सांप भारत के 125 करोड़ वासियों को के सीने पर बैठकर फुटकार मार रहा है, और पूरा भारत चित है। पूरा भारत उसकी फुटकार से डरा हुआ है, शामा हुआ है। उसी सांप को कुचलना होगा। भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट व्यवसायी, ये 3 की टिगड्डी का एक बड़ा सोर्स है, ऊपर से नीचे तक। दिल्ली से होते, पटना होते आपके गांव तक जाता है। उसकी पूंछ बड़ी बड़ी है, वो सांप बड़ा लंबा है, ये समझना पड़ेगा। कभी कभी कुछ लोग प्रयास करते हैं, हम लोग प्रयास करते हैं। कभी हमने जेपी के नेतृत्व में अगुवाई की 1974 में, जब इनके जन्म भी नहीं हुआ,
तब हम भी नौजवान थे, हम भी पटना विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे। हमारे साथी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। हमने तब भी जुर्म और अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया था। एक परिवर्तन आया और आज उस परिवर्तन का एक संघर्ष करते करते एक टुकड़ा बचा। आज बिहार इस मामले में धनी है। बिहार इस मामले में पूरे देश में और दुनिया को नई राह देने में मैं समझता हूं अगुवा है, और बिहार ने बराबर देश को नेतृत्व दिया है। महात्मा गांधी पहली बार चंपारण आए और सत्याग्रह की बुनियाद इसी भारत से, इसी बिहार से रखा, चंपारण से। महात्मा बुद्ध आए नेपाल से और यही राजगीर होते बौद्ध गया में जाके उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर भगवान, अनेकों लोग हम शिक्षा के मामले में, अध्यात्म के मामले में, योग के मामले में, संवेदनशीलता के मामले में, राष्ट्र हित के मामले में बिहार ने बराबर अगुवाई और नेतृत्व किया है। और हमें फक्र है कि आज हम फिर आप सभी लोग आज देश को नया नेतृत्व दे रहे हैं। ये जो लड़ाई है हमने 74 से शुरू की, अभी हम जब सत्ता में आए तो हमने उसका उपयोग किया है। जो लूटा हुआ बिहार था, पिटा हुआ बिहार था, बिहार की सड़कें जर्जर थी, बिहार में स्कूल कॉलेजों में कोई पढ़ाने नहीं जाता था, आज भी पूरा ठीक हो गया, ये हम नहीं मानते। अभी हमें और ठीक करना है। गांव में बच्चों के पढ़ने के स्कूल नहीं थे, आज कोई गांव नहीं बचा होगा। अगर तुम गांव से आते हो तो देख लो, वहां मकान जरूर बना होगा या मकान बन रहे होंगे जहां बच्चों के पढ़ने के स्कूल नहीं। और आज फिर खबर है कि एक अगड़ाई देश ले रहा है उन्हीं रास्तों पर जो हमने कानून बनाया पिछले साल, भ्रष्टाचार निवारण कानून, देश में कहीं नहीं बना। बाबा साहब, अन्ना साहब को मैं नमन करता हूं कि उन्होंने देश में इस आंदोलन को चलाया है और सभी लोगों को हमने ये नहीं करते कि अन्ना साहब ने देर से किया, हम पहले कर दिए, हम पहले किए हैं। पिछले साल 2009 में हमने कानून बनाया बिहार में, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मुकदमा चलाएंगे और मुकदमा चलाने के साथ साथ जो संपत्ति अर्जित करेंगे कोई नेता, कोई अफसर, कोई व्यवसायी गलत तरीके से, आमदनी से अधिक अगर उनकी पूंजी हो गई तो उस पूंजी को सील करके बिहार के 9 करोड़ लोगों की जनता की संपत्ति घोषित कर देंगे। ये कानून हमने बिहार में, उसी पर देश भी चल पड़ा है, इसलिए हम उनको नमन करते हैं और समर्थन करते हैं। आज जरूरत है इस बात की, आज जरूरत है हमको एक ऐसे कानून की। ये पूंजी, इस देश का धन मुट्ठी भर लोगों के हाथों का खिलौना रहेगा या आम आवाम के हित का उपयोग का साधन बनेगा। आज मुट्ठी भर लोगों के पास सारी संपत्ति कैद है, विदेशों में पैसे हैं, स्विट्जरलैंड में भारत का पैसा है, और हमारे यहाँ गरीबी है, लाचारी है, बेबसी है। इन कॉलेजों स्कूलों में पढ़ते हो, वहाँ के शिक्षकों को पढ़ाने की हम वेतन नहीं दे पाते हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले जो विद्यालय और कॉलेज हैं, वहाँ की दीवारें हम ठीक नहीं कर पाते, और लूट कर हमारे देश के लोगों ने विदेशों में इतना पैसा रखा है कि जो कर्जा हमारे ऊपर है भारत पर, हमने जो विकास के लिए विश्व बैंक से, विभिन्न देशों से जो कर्जे लिए हैं, उससे 13-14 गुना अधिक पैसा स्विट्जरलैंड के बैंकों में इस देश के भ्रष्ट लोगों का है। उन लोगों में नेता भी है, अफसर भी है, व्यापारी भी। आपको इन बातों को भी सोचना पड़ेगा। ये तो आध्यात्मिक जगह है, इससे आपको आप समझेंगे मेरा का काम, अगर ये नहीं काम है तो फिर कोई काम ही नहीं। काम तो यही है कि हम इस राष्ट्र के लिए जिएंगे, हम इस समाज के लिए जिएंगे, और जो इस समाज को लूटेगा, कूटेगा, बाधा डालेगा, हम उसके खिलाफ बगावत का झंडा लेकर गांधी के रास्ते इस देश में हिंसा का आंदोलन चलाएंगे। हम बंदूक लेकर, हम माओवादी उग्रवादियों की तरह बंदूक के बल पर सत्ता परिवर्तन की बात नहीं करेंगे। हम महात्मा गांधी हमारे आदर्श हैं, पंडित आचार्य राम श्री राम शर्मा जी के भी आदर्श महात्मा गांधी थे, और महात्मा गांधी ने जो हथियार दिया वो दुनिया में उससे बड़ा अचूक हथियार कोई है नहीं। आज वो गांधी को ये देश बुला रहा है,
मैं तो समझता हूं कि हमारे बच्चे अगर द्विवेदी जी आप कॉलेजों में चले जाए, शायद आप बच्चों को संस्कार दिया हो, ये गांधी को जानते हो। अधिकांश बच्चे गांधी को नहीं जानते, सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं जानते, पंडित मदन मोहन मालवीय को नहीं जानते, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह का अगर नाम याद है तो राजगीर गुरु का नाम नहीं है, अस्फाकुल्लाह का नाम नहीं है, राजेंद्र बिस्मिल का नाम विस्मृत हो गया। सुभाष चंद्र बोस का अगर नाम याद है तो आने वाली पीढ़ी शायद इनके बाल बच्चे उनको भी भुला देंगे, और ये है दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। बच्चों, ये हमारे पूर्वज हैं, पूर्वज वह नहीं होते। पूर्वज हम लोग किसको कहते हैं? हमारे तुम्हारे पिता, पिताजी के पिताजी बाबा हुए, और हमारे बाबा के पिताजी पर बाबा हुए, और उनके पिताजी, तो हम मानते हैं हमारे पूर्वज यही है। ये परिवार में सिमट गए हम नहीं, हमारा परिवार है भारत, इसलिए हमारे पूर्वज हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेके 6 लाख वो लोग जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानियां दी है, जो फांसी के तख्ते पर झूल गए, या ये शहीद स्मारक के सामने देखते हो, कभी 7 शहीदों की तस्वीर है बिहार विधानसभा के सामने, जो तिरंगा फहराया था फिरंगियों के खिलाफ। ऐसे 6 लाख लोगों की शहादत से जो आजादी मिली है, वो आजादी फिर खतरे में है। इस पर विचार करना, एक नया राष्ट्र बनाना होगा। और आज कुछ लोग की थाली में 2 दूध की रोटी नहीं है, कुछ लोगों के यहाँ दर्जनों कुत्ते क्विंटल भर मांस और क्विंटलों दूध पी जा रहे हैं, और यहाँ मासूम बच्चों के बाप अपनी बच्चों को दूध पिलाने में लाचार है। इस देश की करोड़ों बहनों के स्तन के दूध सूख गए, इसलिए वो कुपोषण के शिकार है, उसको भरपेट भोजन नहीं मिलता, हरी सब्जी नहीं मिलती, और बच्चे पैदा होते हैं तो अपने बच्चों को अपने स्तन से दूध नहीं पिला सकती। यह है भारत का 2 नक्शा। एक नक्शा है लूट मार भ्रष्टाचार करके पूरी सब संपत्ति को अपने हाथों में लेकर बैठे लोग हैं, और एक नक्शा है आप झुके हुए गाल, धसी हुई आंखें जवानी, ये मिलावट भरा खाना, दलदली भरी गलियों में रहकर अपने जीवन यापन कर किसी तरह स्कूल कॉलेजों में पढ़ते हो, और मुट्ठी भर लोगों के बच्चे दून, दिल्ली और अनेकों ऐसे स्कूल है जहां एक बच्चे पर हर साल 10 लाख रुपया खर्च होता है। वो पैसा कहां से आता है? सूट, टाई, सूट, बूट के अलावे एक संस्कार दिया जा रहा है, बड़ा विचित्र संस्कार है। अगर अपने बच्चों को आप सब लोग कौन स्कूल में पढ़ाना चाहो, पढ़ लिख के अगर कुछ बन जाओ, कोई एसपी हो जाओ, कोई कलेक्टर हो जाओ, तो गांव में अपने बच्चों को अपनी तरह पढ़ाने की इच्छा होगी तुम्हारी? होगी? नहीं होगी। कहाँ पढ़ाना चाहोगे? सेंट जेवियर्स, सेंट कोलंबस, सेंट पॉल, सेंट मेरी, ये सब ससुरे अंग्रेज चले गए, अपना भूत हमारे माथे पर छोड़। कोई संत आचार्य पंडित राम शर्मा के नाम पर चलने वाले विद्यालय में कोई नहीं पढ़ना चाहेगा द्विवेदी जी। कोई महात्मा गांधी के नाम पर स्कूल जो चले, बोलेगा रे ये तो गंधिया का स्कूल है। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह के नाम पर, चंद्रशेखर आजाद के नाम पर स्कूल खोल लो, कॉलेज खोल लो, कोई नहीं जाएगा। वहां जाता कौन है? लाचार, बेबस, जिसके पास साधन नहीं है। ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है। यही संस्कार हमको विकसित करना है कि ये बुरी बात की बुनियाद समाज में जिन लोगों ने डाल के हमारी मानसिक स्थिति को भी दूषित किया है और कर रहे हैं, इससे भी बचना होगा बच्चों। हमारी मानसिकता दूषित हो रही है, प्रदूषित हो रही है, विदेशी गुलामी के जकड़न में जकड़ती जा रही है। हम सेंट जेवियर्स स्कूल को बड़ा अच्छा स्कूल पूछते हैं, सेंट माइकल को बड़ा अच्छा स्कूल पूछते हैं, स्वामी परमहंस के नाम पर, विवेकानंद के नाम पर अगर कोई विद्यालय चले तो ठीक है, वो पूंजी तो है, लेकिन वो ठीक नहीं है।
हर कोई चाहता है देश में क्रांति हो, हर माँ चाहती है देश में क्रांति हो, लेकिन हर माँ और हर बाप यही चाहता है कि मेरे घर में भगत सिंह पैदा नहीं हो, पैदा होना है तो ये है सोच। इसी सोच को बदलने की दिशा में आपको पहल करनी होगी। यहाँ से आप जितनी शिक्षा पाते हो पाओ, जितना स्कूल कॉलेजों से पाते हो पाओ, लेकिन अंदर से एक अलग आग पैदा करो, एक अलग नेतृत्व पैदा करो। वर्तमान नेतृत्व नपुंसक हो गया। वर्तमान नेतृत्व इस देश का, मीर जाफर का नाम सुने? कौन था मीर जाफर? तुम बताओ, तुम बताओ, खड़े होके बताओ। तुम लालगंज जी तुम बताओ। अच्छा तुम बताओ। बंगाल का नवाब था। बड़ा आदमी होगा, अच्छा आदमी होगा। कहाँ पढ़ते हो? कहाँ पढ़ते हो तुम? अरे बेटे कहाँ पढ़ते हो? कॉमर्स कॉलेज में। किस क्लास में? बीए में। इतिहास पढ़े हो? विषय नहीं है तब भी इतिहास पढ़ो देश का। और बताओ मीर जाफर को कौन जानते हैं? 1757 की क्रांति में उसने कासिम के खिलाफ हो गया। 1757 की क्रांति में प्लासी का युद्ध जब हुआ था तो उसने अपने राजा के खिलाफ में हो गया, मतलब धोखा दे दिया। क्या कहा जाएगा उसको? और कौन जानते हो? कितने लोग मीर जाफर को जानते ही नहीं हो? ईमानदारी पूर्वक बोलो इस धर्म के घर में, या धर्म के घर में बोलो ईमानदारी से, जो नहीं जानते हो मीर जाफर को। चलो अच्छी बात है, गिरा दो हाथ। ये भी दुर्भाग्य है। देखो मैं 5 मिनट में एक कथा कर देता हूं, याद रखना अपने मानस पत्र पर। शायद पूरी बात नहीं समझ पाओ तो कभी अवसर मिले तो फिर समझा पाओ। ये देश गुलाम हुआ अंग्रेजों का। अंग्रेज आए थे व्यापार करने, और व्यापार करने जब आए तो धीरे धीरे व्यापार करते करते छोटे छोटे राजे नवाबों को अपने कलश में लेते गए। किसी को मिलाया, किसी को मारा, किसी को काटा और फौज खड़ा कर लिया, और व्यापार करते करते यहाँ का मालिक बनता चला गया। कई राजाओं ने, इस देश के देसी राजाओं ने, उस वक्त लोकतंत्र नहीं था, नवाब होते थे, राजा होते थे। उन राजाओं ने, कई लोगों ने विरोध किया। आप वैसे ही मनाते हो, 23 अप्रैल को मनाओगे वीर कुंवर सिंह जयंती बहुत हो। ये गांधी जी उस वक्त नहीं हुए थे, ये बोले 1757। उसके थोड़े पहले से देश के महारानी झांसी रानी, कई लोगों ने ये समझा कि अंग्रेज जो आया है इस देश में, और उस वक्त ऐसी रियासतें थी कि जैसे बिहार में नीतीश कुमार है, वहां मायावती है, आप जनता से चुन के हम लोग जाते हैं, और दिल्ली में है मनमोहन सिंह। और इसे 10-5 जिले मिला के एक राजा होते थे, एक नवाब होते थे, वो शासन व्यवस्था चलाते थे। उन्हीं को कब्जा करते गए अंग्रेज, और करता जा रहा था। सिराजुद्दौला बंगाल, बिहार, उड़ीसा एक था, वहां के नवाब थे, वहां के राजा थे सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला ने यह महसूस किया कि अंग्रेज जो आज भारत बना रहे, कई क्षेत्रों, विभिन्न देश के विभिन्न हिस्सों में अंग्रेजों के खिलाफ छोटे छोटे विस्फोट, उनका विरोध शुरू हो गया था। वैसे ही सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे, उनका सेनापति था मीर जाफर। वो प्लासी के युद्ध से जाना जाता है, प्लासी का युद्ध जो नौजवान बच्चे ने कहा, वहां रोका। रॉबर्ट क्लाइव था अंग्रेजों का सेनापति, वो बढ़ा जा रहा था कलकत्ता की ओर, प्लासी में रोका। सिराजुद्दौला के आदेश से मीर जाफर उस प्लासी के मैदान में युद्ध करने पहुंचा, और भारत की सेना थी, सिराजुद्दौला की सेना का मतलब भारत की सेना, देसी सेना, सेनापति मीर जाफर और सिपाही 18,000।
और रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों का लुटेरा हमलावर, उसकी सेना 300, चारों तरफ से वो 300 सेना घिर गई। प्लासी के युद्ध के मैदान में 300 का मुकाबला करेगा 18,000 का, बता दो कोई मुकाबला था? कोई मुकाबला नहीं। पत्थर मार के भी 300 को लोग मार देंगे। रॉबर्ट क्लाइव ने बुद्धिमानी की, चतुराई की, कहा कि देखो इससे युद्ध करना ये भारत की सेना से मुश्किल है, ऐसा करो इसमें कोई खुफिया लगाओ। पहले युद्ध आमने सामने होता था तो 10 दिन उधर कैंप सेना का है, 10 दिन दूसरों के सामने आमने सामने है। इसी बीच उसने एक जासूस भेजा भारतीय सेना के बीच की कैसे इसकी कमजोरी की जानकारी हो कि 300 वाला हावी हो जाए 18,000 वाले पर। जो जासूस गया था अंग्रेजों का, वो भी चालाक था, धूर्त था, वो भी कोई भारतीय ही था। वो पहुंचते पहुंचते सेना के सिपाही से नहीं, वो मीर जाफर जो उसका सेनापति था उसी से मिला और उसको एक लालच दिया। कहा कि अरे तुम क्या सेनापति हो सिराजुद्दौला के, तुम अंग्रेजों से मिल जाओ, यहाँ का पूरा राज तुमको दे दिया जाएगा, तुम ही चलाओगे और इतना हिस्सा अंग्रेज बहादुर को देना, इतना ब्रिटिश हुकूमत को इतना हिस्सा देना, 100 में 40 और 60 का रेशियो, 60 पर तुम राज करना, 40% आमदनी तुम देना, तुम चलाना, हम लोग भी तुम्हारे साथ सहयोग में रहेंगे। मीर जाफर को हो गया लोग, हो गया लालच, मातृभूमि से लालच, अपने मालिक से लालच, क्या को धोखा देने की बात, राष्ट्र के साथ सौदा करने का इरादा, और वो तैयार हो गया। जो जासूस लौट कर गया, तो लंबी कहानी है, शॉर्ट में बता देता हूं। तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा कि अरे उसका तो सेनापति मिलने को तैयार है, उसको हमने वादा कर दिया है। तो अंग्रेज कुछ बात के पक्के होते थे, बोला अपने जासूस को तुम बात पक्का कर दिया, बात करो। और ठीक बात होती है, एक दिन बाद रॉबर्ट क्लाइव और मीर जाफर एकांत में मिलते हैं और रास्ता निकालते हैं कि चलो मिल जाओ यहीं से, और मिलकर युद्ध नहीं हो तुम्ही को राजा डिक्लेयर कर देंगे, सिराजुद्दौला पराजित घोषित होगा। ऐसा करो, आमने सामने होंगे और तुम 18,000 सिपाहियों को कहो हैंड्स अप, हाथ उठा दे, हमारा 300 सिपाही उसको घेर लेगा, गिरफ्तार कर लेगा और तुम इधर मिल जाना। और यही हुआ। 300 सिपाहियों के आगे दूसरे दिन मीर जाफर अपने 18,000 सिपाहियों को आत्मसमर्पण करा दिया और फिर वो बंगाल के रेसिडेंसी जेल में ले जाके इन कैदी को कैदी बनाया गया, 18,000 सिपाहियों को, और महीने भर भूखा रखकर मार दिया गया। और सिराजुद्दौला को पता चला तो भागकर चला गया मुर्शिदाबाद। तब तक बंगाल कलकत्ता में कब्जा कर लिया और मीर जाफर हो गया घोषित, अंग्रेजों की ओर से अंग्रेजों का हो गया कब्जा। जहां भारतीय सिराजुद्दौला का शासन चलता था, वहां यहाँ का गद्दार, धोखेबाज, मातृभूमि से धोखा करने वाला, अपने मालिक के साथ धोखा करने वाला, चंद चांदी के टुकड़ों के लिए और कुर्सी के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से दोस्ती करके पूरे इस इलाके को फिर से गुलाम घोषित करा दिया। और लंबी कहानी है, फिर सिराजुद्दौला की भी हत्या मुर्शिदाबाद में लोगों ने कभी इतिहास के प्लासी के युद्ध को पढ़ो बच्चों, अगर वो इतिहास नहीं पढ़ते हो तो भारत की आजादी के इतिहास के ये हिस्से हैं, इन हिस्सों को भी पढ़ो और जानो और समझो कि मुल्क में कैसे कैसे लोग पैदा हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज इस देश में एक मीर जाफर नहीं है, इस देश में हजारों मीर जाफर हैं जिससे मुकाबला कर रहा है। इस देश के नेता मीर जाफर, इस देश के पूंजीपति मीर जाफर, इस देश के व्यवसायी और अफसर हैं।